लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी, मतलब द डिस्कशन व्हिच हैपेंड लास्ट टाइम अबाउट द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, उसमें जो सबसे अच्छी चीज समझ में आई वो ये है, फर्स्ट टाइम जो चीज समझ में आई, मतलब ये वर्ड आपके मुंह से कई बार सुना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, उसमें बेसिकली ये समझ आया कि मुझे जो लगा, मतलब ठीक है, कि जब ये नेशन स्टेट्स बनी बेसिकली, ठीक है, जब ये नेशन स्टेट्स बनी और उस नेशन स्टेट्स के बनने के बाद जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बने बेसिकली, वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली मोनोथिस्टिक थे, और वो मोनोथिस्टिक स्ट्रक्चर्स बनने के कारण ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स आई। यही इसी तरह से लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी इसी तरह का एक मोनोथिस्टिक स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है। फर्स्ट टाइम ये बात समझ में आई कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नेशन स्टेट बनने के कारण इमर्ज हुई। नेशन स्टेट बनने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लॉज बने या रिफॉर्म्स बने, जो भी बने, बेसिकली दे वर नॉट मेंट टू केटर अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे कहीं की भी हो। बेसिकली ये सारे के सारे लॉज या रिफॉर्म्स थे, बेसिक दे आर मोनोथिस्टिक इन ओरिजिन, और ये प्लूरल सोसाइटीज को केटर नहीं कर सकते। और जब तक, और इसी तरह से जो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वो भी बहुत हद तक एक मोनोथिस्टिक ही है, तब तक वो फेल होता ही रहेगा इन सम फॉर्म और द अदर। सी आई थिंक जो तुम बात कह रहे हो एक लेवल पर ठीक है, बट मैं पूरी की पूरी बात को एक 20वीं सदी के डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं लेके जाना चाहता, बिकॉज मोनोथिस्टिक और एंटी मोनोथिस्टिक की जो टर्मिनोलॉजी है ये 20वीं सदी में बहुत इस्तेमाल हुई है। मुझे हैरानी इस बात की है कि जिस सदी में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है उसी सदी ने नेशन स्टेट को इतना ताकतवर क्यों बना दिया? ये एक पैराडॉक्स है। मैं यहाँ पर सिर्फ 20वीं सदी या सिर्फ नेशन स्टेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ बहुत गहरे में ये मान रहा हूं कि जब आप मोह के अंदर फंस जाते हैं तो आप माने या ना मानिए आप मोनोथिस्टिक हो ही जाते हैं। और वो मोनोथिस्टिक इस तरह से मैं कह रहा हूं आप हो जाते हैं कि बहुत गहरे में आप मोह की एक ऐसी तस्वीर के साथ चिपक जाते हैं और उस तस्वीर से मुक्त करने के लिए एक मसीहा ढूंढना शुरू कर देते हैं। गॉट इट? और सवाल यह है कि हम मोनोथिस्टिक की बात करते हुए जो मसीहा ढूंढ रहे होते हैं उस मसीहा के साथ हम बहुत गहरे में एक नई किस्म की डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक, अब मैं यहां पर मोनोथिस्टिक या उन टर्म्स के अंदर उलझना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं बात को थोड़ा और गहरे लेके जाना चाहता हूं। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बन रहा है, यानी कि वो जो कर्जा देगा, जिसके पास मनी को मनी बनाने की अंतिम ताकत है, क्या हम यही मान रहे हैं ना? ठीक, बिल्कुल। अब इशू यहां पर ये है, बिल्कुल, अब इशू यहां पर ये है कि अगर हम एक ही व्यक्ति को या एक ही ताकत को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मान रहे हैं तो ये इसका जन्म कहां से हो रहा है? ऐसा क्यों है कि मनी इतने हजारों सालों से फंडामेंटली चेंज नहीं हुई? फंडामेंटली चेंज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसके पीछे सिंगल लेजर है या सिंगल लेजर कीपर है, एक ही अथॉरिटी है, एक ही लेजर कीपर है और उसी से मनी पैदा हो रही है। ऑफ कोर्स पहले सोना उसका बेस बना, तांबा बेस बना, चांदी बेस बना और बहुत सारी चीजें बनी,
बट मनी को लेकर हमारा जो कंसेंसस है वो बहुत गहरे में लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ही है। और पिछले 100 सालों में उसी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ने एक नया रूप ले लिया सेंट्रल बैंकिंग का। ठीक है, हमने उसको डेमोक्रेसी बोल दिया या वो सारी चीजें की, बट बहुत गहरे में ही लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहां से आ रहा है, मैं इस बात को थोड़ा सा गहराई में देखना चाहता हूं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गहरे में जिस तरह से हमने फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये काफी हद तक वहां से आया है। और एग्रीकल्चर सिस्टम्स के बाद जो फैमिली का डोमिनेंट फॉर्म है वो है एक तरफ पेट्रियार्की और दूसरी तरफ वो एक लेवल पर मोनोगेमस फैमिली सिस्टम्स हैं जहां पर एक औरत एक मर्द। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलीगेमस सिस्टम्स के अंदर पेट्रियार्की नहीं होती है, बट पॉलीगेमस सिस्टम्स के अंदर ज्यादा हद तक पेट्रियार्कल सिस्टम्स रहे हैं, मैट्रियार्कल सिस्टम्स नहीं रहे हैं। ओके, अब सवाल यहां पर ये है कि जब आप मोनोगेमस सिस्टम बनाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एक्स्ट्रामैरिटल नहीं करते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल करते हैं, बट मोनोगेमी उस समय एक सेंट्रलाइज्ड नॉर्म के लेवल पर, एक मेन सोशल नॉर्म के लेवल पर एस्टेब्लिश हो जाता है। और उस समाज के अंदर ऐसा मान लिया जाता है कि मनी का सवाल जो है ये बहुत गहरे में पेट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। यानी कि जो पेट्रियार्क है वो मनी के सवाल को सेटल करेगा। क्लियर? अब जी बहुत गहरे में यहां पर मनी एक पावर सिस्टम के अंदर आके सबस्यूम हो जाती है। क्लियर? अब चक्कर ये है कि ये एक ऐसी चीज है जहां पर एक ऐसा नॉर्म बनना शुरू हो जाता है कि आम आदमी या एक परिवार के अंदर औरत मनी क्या है इस पर सवाल ही नहीं उठाती। और जब सवाल उठाती ही नहीं तो मनी के बारे में कोई फंडामेंटल रीथिंकिंग का स्कोप एक फैमिली सिस्टम के अंदर बचता ही नहीं है। अब आमतौर पर हम बहुत गहरे में खुद से पूछ सकते हैं कि मनी को लेकर फंडामेंटल रीथिंकिंग हमारे समाजों में हुई क्यों नहीं। और इसका बहुत गहरे में कारण ये है कि एक तरफ पेट्रियार्कल सिस्टम और दूसरी तरफ मोनोगेमस सिस्टम्स आपस में बहुत गहरे में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। और क्योंकि एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं इसलिए जब फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल लिबरेशन की बात हुई तो वो एक लेवल पर पेट्रियार्कल सिस्टम से तो मुक्त होने की बात कर रही है, पर वो पेट्रियार्कल सिस्टम अगर माइक्रोकॉस्म है तो उसका एक जो मैक्रोकॉस्म है नेशन स्टेट, जहां पर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, वो बहुत गहरे में फेमिनिस्ट एम्पावरमेंट उस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के एंकर के पास शिफ्ट हो जाती है। विच मीन्स कि मनी के माइक्रोकॉस्म को आप रिजेक्ट कर रहे हैं पर मनी के मैक्रोकॉस्म को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक लेवल पर ये बात कुछ समय तक, कुछ दशकों तक बहुत अच्छे लेवल पर काम की, बट क्या फीमेल एम्पावरमेंट का लार्जर इनइक्वालिटी की फोर्सेस के साथ ताल्लुक नहीं है? अगर फीमेल एम्पावरमेंट हुई तो क्या साथ ही साथ समाज के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ी के कम हुई? हम देखते हैं कि फीमेल एम्पावरमेंट तो हुई पर साथ ही साथ समाज के अंदर ओवरऑल इनइक्वालिटी बढ़ती गई, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फेमिनिस्ट एम्पावरमेंट का जो लॉजिक है वो अपने आप में मनी को लेकर फंडामेंटल रीथिंकिंग के बारे में तैयार ही नहीं था। और ये इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि ये एक लेवल पर
माइक्रोकॉस्म ऑफ पेट्रियार्की को रिजेक्ट करके उसी के एक लार्जर वर्जन जो नेशन स्टेट है उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है। क्योंकि जहां पर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास आखिरी ताकत है, तो वो आखिरी ताकत को या तो आप 50-50 के लेवल पर कैप्चर करें, पर वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फेमिनिन एम्पावरमेंट उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई। अब ये मेरा मकसद यहाँ पर फेमिनिज्म को क्रिटिक करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि हम बहुत गहरे में पेट्रियार्की और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के बीच के ताल्लुक को ठीक से देख ही नहीं पाते, और इसलिए हम मनी को लेकर कोई अल्टरनेटिव थिंकिंग कर ही नहीं पाते। इसलिए इस चीज को, ये हमारी जो कंटिन्यूस हेल्पलेसनेस है, कंटिन्यूस इनकैपेबिलिटी है, मैं इस सवाल में जाना चाहता हूं। और इस सवाल को जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी के साथ हमारा रिश्ता शायद इसलिए कभी भी तैयार नहीं हो पाता क्योंकि हम डेट को सिर्फ मॉनेटरी स्ट्रक्चर की तरह नहीं जीते हैं। डेट को हम एक बहुत गहरे बायो कल्चरल लेवल पर जीते हैं। तुम्हें याद होगी वो फिल्म थ्री मंकीज, यस, न्यूरी बिगाइल सीलियन। या अगर उस फिल्म को थोड़ा सा ध्यान में याद करो तो उस फिल्म के अंदर बेसिकली एक परिवार है, लोअर मिडिल क्लास परिवार, एक ड्राइवर का परिवार है, उसकी वाइफ है और उसका बेटा है, टीनेज बेटा है। बेटा बेरोजगार है, वाइफ घर की गरीबी से तंग है। और फिल्म की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है कि ड्राइवर का जो मालिक है उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर का पाप, मालिक का पाप ड्राइवर अपने सर पर ले लेता है, इस शर्त पर कि मालिक ड्राइवर को उसके बदले में पैसे देगा। और ड्राइवर जेल चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर की पत्नी है वो ड्राइवर के मालिक की रखेल बन जाती है। अब ड्राइवर जब कई साल बाद जेल काट के बाहर आता है, उसको वो पैसा मिलता है तो वो देखता है कि उसकी अपनी पत्नी उसके मालिक की रखेल बन चुकी है। पर ये सच जब सामने आता है तो ड्राइवर का जो बेटा है वो इस सच से इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और जाके ड्राइवर के मालिक का कत्ल कर देता है। और अब ड्राइवर जो है, एक तरफ उसका बेटा कत्ल का मुजरिम हो रहा है, दूसरी तरफ उसकी अपनी वाइफ है, तो वो एक गरीब बंदे को पकड़ता है और उसको कहता है कि तू ये कत्ल अपने सर पर ले ले, और उसको वो पैसा दे देता है। यानी कि पैसा जो है वो ड्राइवर के मालिक के पाप को शिफ्ट करके ड्राइवर तक आया, फिर ड्राइवर अपने बेटे के पाप को शिफ्ट कर रहा है किसी और गरीब के ऊपर। अगर इसको ध्यान से देखें तो हम बहुत गहरे में एक बंदे का पाप दूसरे बंदे के सर पर ढो रहे हैं। और वो जो उस परिवार के तीनों मेंबर्स हैं, ड्राइवर, उसकी पत्नी और उसका बेटा, तीनों एक तरह से ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। अब ध्यान से देखें कि इस पूरी गेम के अंदर जो स्टेटस ऑफ रिच है वो अनटच्ड है, वो कंप्लीटली एक तरह से छूता भी नहीं है सिस्टम हमारा।
जबकि फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि मनी अमीर से ड्राइवर पर शिफ्ट हुई, ड्राइवर से उसके बाद में एक और गरीब पर शिफ्ट हुई, बट उस मनी के साथ साथ एक खास किस्म की एनस्लेवमेंट भी शिफ्ट हो गई, इम्प्रिजनमेंट भी शिफ्ट हो गई। जो फिल्म का डायरेक्टर बताना चाह रहा है कि जब मनी एक पावर स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है और वो पावर स्ट्रक्चर बायोकल्चरल या बायो सोशल नॉर्म में तब्दील हो जाता है, तो बहुत गहरे में लोग मनी का जो फंडामेंटल डिजाइन है उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते, वो उनके चिंतन प्रणाली का हिस्सा भी नहीं बनता। ये है कमाल कि जब पैसा डेट स्ट्रक्चर से पैदा होता है और वो कंसेंसस जो होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो सिस्टम के अंदर एक इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर के रूप में तब्दील हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है, डेट का एक बायो कल्चरल लेवल पर, एक बायो सोशल लेवल पर एग्जिस्ट करना सोसाइटी के अंदर, ये एक बहुत गहरी सोची समझी हुई स्ट्रक्चर है जो हमें परमानेंट बीमार रखती है, परमानेंट हमें अंधा रखती है। और क्योंकि ब्लॉकचेन से पहले, बिटकॉइन से पहले हमारे पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के कंसेंसस को चैलेंज करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं था, लेजर कीपर को रिप्लेस करने का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। बट बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इन सब के आने के बाद हमारे पास लेजर के स्टैंडर्ड्स, मनी के कंसेंसस बनाने के एक नहीं सैकड़ों तरीके पैदा हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मनी के पीछे का जो कंसेंसस होता है उसको सोशल लेवल पर अभी समझा ही नहीं है। लोग इस बात को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो कंसेंसस है इसको बदला भी जा सकता है। क्योंकि वो मनी के जो कल्चरल फॉर्म है जो सेंचुरी से चलता आ रहा है उसके अंदर इतने ज्यादा गिरफ्तार हैं, इम्प्रिजन्ड है, एनस्लेव्ड हैं कि उनको अगर झकझोर के भी जगाया जाए कि मनी के एक नहीं हजारों कंसेंसस हो सकते हैं तो शायद वो विश्वास नहीं करेंगे। और यही एक ऐसी स्थिति है जो आज दुनिया के अंदर एक बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम बन गई है। बट वो जो मनी की सोशियो कल्चरल फॉर्म है, व्हाट वुड बी द कैटलिस्ट जो लोगों को समझ आए? कब समझ आएगा फिर वो कैटलिस्ट क्या होगा उसके लिए? सी एक नहीं बहुत सारे कैटलिस्ट हो सकते हैं, मुझे इस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है। जैसे इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की जो ज्यादा अवेयरनेस आई वो डीमोनेटाइजेशन के बाद आई, जब अचानक लोगों को पहली बार नेशनल लेवल पर लगा कि उनके हाथ में जो करेंसी नोट है वो कागज है। जब एक करेंसी नोट कागज लगता है तो पहली बार लाखों करोड़ों लोग एक बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस कागज को जिसने मनी बनाया है असल में ताकतवर वो है, यानी कि जिसके पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के कंसेंसस को बनाने और बिगाड़ने की ताकत है। आप उसको आरबीआई कह लो, आप उसको गवर्नमेंट कह लो, जो मर्जी कह लो, आप उसको मोदी कह लो, जो मर्जी कह लो, मुद्दा यहां पर ये है कि कंसेंसस ड्राइव कौन कर रहा है, कौन सी ताकत कर रही है।
तो जब लोगों को ये झटका लगता है तो लोग चाहे सारे नहीं बट एक छोटी सी माइनॉरिटी एक नया तरीका ढूंढती है। तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक दूसरे कंसेंसस की तलाश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कंसेंसस कोई बहुत अच्छा कंसेंसस है या कोई बहुत बेहतरीन कंसेंसस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज लोगों के पास एक ऑप्शन है मनी के एक नए कंसेंसस को डिसाइड करने की, डिजाइन करने की। अब मुद्दा यहां पर यह है कि अगर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कंसेंसस के अंदर फैमिली की एक फॉर्म थी, चाहे वो पैट्रियार्की थी, कैंपस की एक फॉर्म थी, चाहे वो फिक्स्ड यूनिवर्सिटी करिकुलम था, मैरिज की एक फॉर्म थी, चाहे वो मोनोगैमस हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप थी। जब हम नए कंसेंसस की तरफ जाएंगे जो मॉनेटरी कंसेंसस होगा, उसके साथ साथ सोशल कंसेंसस भी तो शिफ्ट होगा, मैरिटल कंसेंसस भी तो शिफ्ट होगा, एजुकेशनल का कैंपस कैसा होना चाहिए वो कंसेंसस भी तो शिफ्ट होगा। सवाल ये है कि हम अचानक एक ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट में आ गए हैं जिस मोमेंट के अंदर हमारे पास एक नहीं अनेकों सवाल इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मोनोथीज्म के बिल्कुल विपरीत पॉलीथीज्म का एक वाइड एवेन्यू खुल रहा है। तो जब वो एग्रीकल्चर के अंदर आएगा, एजुकेशन के अंदर आएगा, मनी के अंदर आएगा, मैरिज के अंदर आएगा, तो वो समाज कैसा होगा? हम उस समाज की कल्पना करने के बारे में ठीक से, विस्तार से, कोलैबोरेटिव लेवल पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये है आज का सबसे बड़ा संकट। बट क्या कभी हिस्ट्री में या मतलब माइथोलॉजी में मनी की या सोसाइटी की ऐसी पॉलिथिस्टिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी जिसको हम कभी रेफर कर पाए? ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आप 10 अलग अलग इलाकों की अलग अलग मॉनेटरी फॉर्म्स को इकट्ठे देखो तो शायद वो एग्जिस्ट करती थी, बट डोमिनेंट फॉर्म लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ही रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज के समय के अंदर हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसे एक कंसेंसस के साथ साथ और कंसेंसस भी आराम से बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अब एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। अल्टीमेटली कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं हो सकती। जिस ऑप्शन के साथ इंसान जुड़े हैं उस ऑप्शन के को परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। द पॉइंट हियर इज कि आपके पास एक ऑप्शन ऑफ एग्जिट हो, कि अगर एक कंसेंसस फॉर्म ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरे कंसेंसस फॉर्म में शिफ्ट हो सको, अगर दूसरा नहीं काम कर सकता है तो तीसरे में शिफ्ट हो सको। That's what I'm trying to say. For example, आज हम कहते हैं कि आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। उस फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर भी है, यूरो भी है, येन भी है, स्विस फ्रैंक भी है, अलग अलग करेंसियां हैं और गोल्ड भी है। इसका क्या मतलब है कि आरबीआई को पूरा हक है कि वो एक करेंसी के अंदर अपना रिस्क डालने की बजाय मल्टीपल करेंसीज में अपना रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करे। सेम चीज एक इंसान के ऊपर लागू होती है कि अगर वो मनी के एक कंसेंसस फॉर्म के अंदर अपने आप को गर्क करने की बजाय अपने रिस्क को मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे तो क्यों नहीं। बट जब ये सवाल आता है तो सिर्फ मनी एक कंसेंसस नहीं चेंज होता, मनी के साथ साथ और बहुत सारे कंसेंसस चेंज होते हैं। उनके बारे में
उनके बारे में हमारी समझ क्या है?